जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आइए आज हम लोग वापस से स्टार्ट करते हैं बिहार डीएलएड 2025 के लिए हिंदी का सेट। और जितने भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपका एग्ज़ाम बिहार डीएलएड का अभी तक नहीं हुआ है तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। काफ़ी चुनिंदे प्रश्न आज हम लिए हैं, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा। पिछला वीडियो नहीं देखें तो मिल जाएगा चैनल पर, देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं सबसे पहला सवाल। यहाँ पे पूछा गया है कि गैजेटेड के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या है। दोस्तों अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हो रहा है, यानी कि इधर 2-4 दिन पहले से इस टाइप का सवाल काफ़ी पूछा जा रहा है कि गैजेटेड के लिए, है ना, या फिर आपका इंग्लिश का कोई एक वर्ड दे देगा और बोलेगा कि उसका हिंदी का मीनिंग क्या है। इस प्रकार से पूछा जा रहा है। तो गैजेटेड के लिए सही परिभाषिक शब्द आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर होता है राजपत्रित। ठीक है, ये याद रखिएगा। गैजेटेड का अर्थ क्या हो जाएगा हिंदी में? राजपत्रित। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो आप बोलिएगा सर वैसे तो ये इंग्लिश हो गया, लेकिन मेरे भाई इसका हिंदी मीनिंग ना आपसे पूछा जा रहा है, तो इसलिए हिंदी की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जितने आपको लिखा देंगे आज से लेकर के कल तक के वीडियो में, जितना भी आपको करा देंगे ना उतना काफ़ी है। ठीक है, सफिशिएंट है, आप बस उतना कर लीजिए। तो ये हो जाएगा गैजेटेड के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा? राजपत्रित, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि यथास्थान समासिक शब्द का विग्रह क्या होगा? यथास्थान, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो स्थान के अनुसार। हाँ सर, यथास्थान क्या हो जाएगा? स्थान के अनुसार। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यथास्थान, यदि ये पूछा जाए कि यथास्थान है कौन सा समास, तो मेरे भाई आपको बताए थे यथा, बे, भर, है ना, इस प्रकार, या फिर अ, आ, इस प्रकार के यदि वर्ड आता है तो सर उसको हम बोलते हैं अव्ययी भाव समास। उसको क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? यथास्थान, ये अव्ययी भाव का समास है ना, यथाशक्ति, यथास्थान। तो इस प्रकार से जो भी वर्ड आता है उसको हम बोलते हैं अव्ययी भाव समास। तो इसका यहाँ पे पूछा गया कि इसका समास का जो है शब्द, समासिक शब्द का विग्रह पूछा गया, तो क्या हो जाएगा इसका? स्थान के अनुसार, है ना। यथास्थान का मतलब क्या हो गया? स्थान के अनुसार। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला देखिएगा, ये पूछा गया कि 2 या 2 से अधिक शब्द से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द होना चाहिए, उसको क्या कहेंगे? है ना, 2 या 2 से अधिक शब्द को यदि मिलाया जाए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 2 या 2 से अधिक शब्द का बात किया गया है, मिलकर एक नया शब्द बन रहा है ना, नवीन शब्द का निर्माण हो रहा है, और लेकिन उसका अर्थ निकलना चाहिए। सार्थक का मतलब है कुछ ना कुछ उसका एक अच्छा अर्थ निकलना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं? तो मेरे भाई उसको क्या बोलेंगे? आपका हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट सी, समास। तो कैसे सर? यहाँ पे देखिए आप छांट करके भी बना सकते हैं। तो कैसे बनाइएगा? जैसे ही यहाँ पे बोला गया ना कि अधिक से अधिक शब्द, तो आपको ये पता होना चाहिए सर संधि में 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल होता है, तब जाकर के संधि का निर्माण होता है ना। तो वर्णों का मेल, तो ये फिर संधि वाला तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे वर्ण का तो बात नहीं किया गया, यहाँ पे शब्द का बात किया गया है। आगे देखिएगा, यहाँ पे भी देख सकते हैं संज्ञा संधि, है ना, तो संधि तो आ गया ना, तो संधि वाला तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे वर्णों का मेल होता है। और कारक, तो कारक भी आप लोग पढ़े होंगे कि कर्ता, ने, कर्म, को, तो ये तो फिर एक तरह से वर्ण के ही अंतर्गत आ गया। शब्द तो सर ये बन नहीं रहे हैं। यहाँ पे पूछा गया कि 2 या 2 से अधिक शब्द होना चाहिए और उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका समास होगा। ठीक है ना, बच गया कि आपका समास, तो ऑप्शन सी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले सवाल पे चलिएगा। यहाँ पे पूछा गया कि व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलेंगे? अच्छा देखिए, किसके किसके साथ कहा गया है कि या तो व्यंजन वर्ण होना चाहिए, तो इसके साथ या तो आप स्वर मिला लीजिए या फिर व्यंजन वर्ण मिला लीजिए, है ना। तो एक व्यंजन वर्ण का पहले आप उदाहरण ले लीजिए। जैसे सर हम ले लेते हैं को ले लिए सर, ये तो एक क्या है? व्यंजन वर्ण है। और यहाँ पे पूछा गया इसके साथ कोई स्वर ले लीजिए या फिर व्यंजन ले लीजिए। तो चलिए हम व्यंजन लेते हैं, तो क्या, जैसे बो एक ले लिए, तो ये भी व्यंजन है, तो क ब कब हो गया, कब, है ना। तो ये इस प्रकार का एक वर्ड बन गया, है ना। वही पूछा गया कि जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या बोलेंगे? तो उसे क्या बोलेंगे? कब और कब क्या है? एक व्यंजन वर्ण है ना, व्यंजन वर्ण से ये बना हुआ है, तो उसे व्यंजन संधि बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अच्छा सर, यहाँ तो आप क, एक तो व्यंजन बोला गया, ठीक है, लेकिन बोला गया उसके साथ यदि स्वर भी आप ले सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप स्वर ले लीजिए। जैसे ले लेते हैं र, आकर, मो, ये ले लिए। ठीक, तो यहाँ पे देख रहे हैं र क्या है? व्यंजन है, मो क्या है? व्यंजन है, लेकिन आकर क्या है सर? ये तो स्वर वाला हो गया। तो मेरे भाई फिर भी यहाँ पे देखिए र व्यंजन है कि नहीं? व्यंजन जहाँ पे भी मिल गया, माने कि पूरे वर्ड में कहीं पे भी व्यंजन छुपा हुआ है, मतलब वो व्यंजन संधि के ही अंतर्गत आएगा, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ स्वर रहेगा तभी हम उसको स्वर संधि बोलेंगे, लेकिन व्यंजन के साथ यदि स्वर मिक्स हो गया है तो फिर भी उसको व्यंजन के ही अंतर्गत रखेंगे। व्यंजन की प्रधानता ज़्यादा होती है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, अभिनव गुप्त के अनुसार रस के कितने प्रकार हैं?
ठीक है। तो मेरे भाई अभिनव गुप्त जी जो थे उसके अनुसार रस के टोटल 9 प्रकार हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि अभिनव गुप्त जी के अनुसार रस जो होते हैं उसके कितने प्रकार हैं, तो 9 प्रकार हैं। तो कौन कौन से हैं आप ऐसे मोटा मोटा याद रख सकते हैं कि जैसे श्रृंगार रस हो गया, हास्य रस हो गया, करुण रस हो गया, रौद्र रस हो गया, वीर रस हो गया, भयानक रस हो गया, विभत्स रस हो गया, अद्भुत रस हो गया और एक होता है शांत रस। तो इस प्रकार से कुल 9 उन्होंने जो है अपने अनुसार जो है वो बताए हैं, ठीक है। तो अभिनव गुप्त जी के अनुसार रस के कितने प्रकार हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे करेक्ट होगा, याद रखिएगा इसको। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पे पूछा गया काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, आपसे आने वाले एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है, तो मेरे भाई आचार्य वामन जी की रचना है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा, आचार्य वामन जी की रचना है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, ध्यान रखिएगा इसको। देखिए यहाँ पे पूछा गया कि छंद के कितने अंग होते हैं। अंग कह लीजिए, भेद कह लीजिए, प्रकार कह लीजिए, है ना, तो वही एक ही बात है कि छंद के कितने प्रकार होते हैं, छंद के कितने अंग होते हैं, छंद के कितने भेद होते हैं। तो मेरे भाई छंद के कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं। ऑप्शन आपको ए में दिख रहा होगा 8, छंद के 8 भेद होते हैं। जैसे कि मात्रा हो गया, पाद हो गया, लघु और गुरु हो गया, गण हो गया, यति हो गया, गति हो गया, तुक हो गया। तो इस प्रकार से वो 8 भेद होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। तो उतना आपको याद नहीं रखना है, यदि याद है तो बहुत बेहतरीन बात है, लेकिन आपका यहाँ पे पूछा गया कि कितने अंग होते हैं, तो ये सवाल भी डायरेक्ट पूछा जाता है, याद रखिएगा 8 होते हैं, ठीक है। छंद के कितने अंग होते हैं, 8 अंग होते हैं, 8 भेद कह लीजिए, 8 प्रकार कह लीजिए, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। आपको आंसर 8 लगाना है जिस ऑप्शन में दिख जाए। यहाँ पे देखिएगा पूछा गया कि मैं अंधा भी देख रहा हूँ, रोती हो तुम रोती हो। पूछा गया कि इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है। तो मेरे भाई यहाँ पे आप ध्यान देखिएगा, ध्यान से यदि देखिएगा तो क्या लिखा गया है कि मैं अंधा भी देख रहा हूँ। तो भाई अंधा व्यक्ति कभी देख नहीं सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या कहा गया कि मैं अंधा हूँ फिर भी देख रहा हूँ, कहने का मतलब है ना, मैं अंधा भी देख रहा हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि विरोध ना होते हुए भी विरोध का उच्चारण हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यही ध्यान आपको देना है कि जहाँ पे विरोध ना होते हुए भी विरोध का उच्चारण हो जाए तो वहाँ पे विरोधाभास अलंकार होता है। सर ऑप्शन डी में दिख रहा है विरोधाभास अलंकार। मैं अंधा भी देख रहा हूँ, तो अंधा व्यक्ति कभी देख नहीं सकता, लेकिन वहाँ पे कहा गया कि हाँ अंधा हूँ लेकिन देख रहा हूँ, है ना, तो विरोध का उच्चारण यहाँ पे हुआ है। तो इस प्रकार के जो है आपका क्वेश्चन में विरोधाभास अलंकार आंसर होगा, ऑप्शन डी में यहाँ पे दिख रहा है विरोधाभास। अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे सवाल हैं, सुनिएगा। यहाँ पे पूछा गया कि खंजरीर नहीं लखी परत, कुछ दिन सांची बात, बाल द्रगन समहीन को, करन मनो तप जात। यहाँ पे पूछा गया कि बताइए भैया इसमें अलंकार कौन सा है। तो सर अलंकार कैसे यहाँ पे निकालेंगे, काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पे पद दे दिया गया है। तो मेरे भाई आप इसमें सिर्फ एक वर्ड ढूंढो ना, तो कौन सा वर्ड, सर आप बताए थे मनो, मानो, जनो, जानो, मनहूँ, जनहूँ, जियो, इस प्रकार का वर्ड जहाँ पे आ जाए। तो सर यहाँ पे मनो तो दिख रहा है मेरे भाई, दिख रहा होगा यहाँ पे मनो, है ना। तो जहाँ पे आपको मनो दिख जाए, तो जैसा ही आपको मनो दिखे यानी इस प्रकार का वर्ड दिखे, तो आपको तुरंत आंसर लगाना है सर उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार सर हो जाएगा बी यहाँ पे करेक्ट। मनो के अलावा यदि आपको मानो मिल जाता है इस प्रकार से, मानो या फिर जानो या फिर जनहूँ, है ना, जनहूँ या फिर मनहूँ, है ना, इस प्रकार का यदि वर्ड जहाँ पे मिलता है, या फिर जियो भी मिलता है कई बार, आपको बस ये देखना होता है कि इस पूरे लाइन में आपको इस प्रकार का वर्ड मिल कहाँ पे रहा है। जैसे ही आप ध्यान दीजिएगा कि टेढ़ा टाइप का यहाँ पे लाइन लिखा गया है, तो वहाँ पे आपको बस समझ जाना है कि हाँ यहाँ पे उत्प्रेक्षा ही होगा। लेकिन एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि इस प्रकार का वर्ड है कहाँ पे, मानो, मनो, जानो, जनो, जनहूँ, है ना, मनहूँ, फिर जियो, इस प्रकार का वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मनो आपको दिख रहा होगा, तो इसीलिए हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन बी करेक्ट। चलिएगा अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि खिले हजारे चांद तुम्हारे नयनों के आकाश में। तो यहाँ पे पूछा गया अलंकार, तो सर यहाँ पे दिमाग में तो आ रहा है सर खिले हजारों चांद तुम्हारे नयनों के आकाश में। सर यहाँ पे बड़ाई किया जा रहा है एक तरह से, और ये आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे तुलना भी किया गया। सर तुलना किसके साथ किया गया कि नयनों के आकाश में, है ना, यानी कि नयन का तुलना आकाश से किया गया है ना। खिले हजारों चांद तुम्हारे नयनों के आकाश में, है ना, नयन का तुलना यहाँ पे आकाश से किया गया है। तो सर तुलना जहाँ पे किया जाता है या बड़ाई किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं रूपक अलंकार। तो ऑप्शन आपको बी में दिख रहा होगा रूपक अलंकार, है ना। तो जहाँ पे बड़ाई किया जाए या फिर तुलना किया जाए तो आपको ये दिमाग लगाना कि यहाँ पे तुलना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हो रहा है, देख रहे हैं नयनों के आकाश में नयन का तुलना किया गया है आकाश से, है ना, और बड़ाई भी किया गया है कि खिले हजारों चांद तुम्हारे। तो इस प्रकार से ये रूपक अलंकार हो जाएगा करेक्ट आंसर।
अगले सवाल पे देखिएगा, यहाँ पे पूछा गया कि उपमेय तथा उपमान को एक मान लिया जाए, है ना, एक मान लिया जाए तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, यानी कि उपमेय और उपमान को। अच्छा, तो सर अभी समझ में यही नहीं आ रहा है कि उपमेय और उपमान कहते किसको हैं। तो मेरे भाई आप यहीं पे पिछले सवाल में समझ लीजिए कि उपमेय और उपमान किसको कहते हैं। तो देखिए, उपमेय उसको कहते हैं कि जिसकी तुलना की जाती है, ठीक है। उपमान उसको कहते हैं कि जिससे किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, नयन का तुलना किया जा रहा है आकाश से, तो नयन यहाँ पे क्या है, इसी का तुलना किया, तो जिसका तुलना किया जाता है वो होता है उपमेय, और जिससे किया जाता है तो यहाँ पे आकाश से किया गया तो ये हो जाएगा उपमान। इसको आप क्या बोलिएगा, उपमेय, और इसको क्या बोलिएगा, तो सर इसको बोलेंगे उपमान, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। तो उपमेय और उपमान हो जाएगा ये। तो सर यहाँ पे अभी बताए तो इस प्रकार में क्या होता है सर, रूपक अलंकार। तो यहाँ पे सर ऑप्शन दिख रहा है क्या, हाँ सर ऑप्शन में तो दिख रहा है आपको रूपक, तो डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, सवाल एक ही है लेकिन पूछा गया है अलग तरीके से, तो बस आपको यही पता होना चाहिए कि उपमेय उपमान कहते किसको है, ठीक है। तो तुलना करने वाला बात यहाँ पे भी पूछा गया है, तो पूछा गया कि एक मान लिया जाता है तो हम कौन सा अलंकार उसको बोलेंगे, तो मेरे भाई रूपक अलंकार बोलेंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिएगा अगले सवाल पे। यहाँ पे पूछा गया है कि शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शब्द शक्ति क्या कहलाती है। जैसे कोई शब्द है तो उसका जो सबसे प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शब्द शक्ति क्या कहलाती है, तो मेरे भाई अभिधा कहलाती है। तो सर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। इसको याद रखिएगा, सुप्रसिद्ध या सबसे प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शब्द शक्ति अभिधा कहलाती है। ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट, याद रखिएगा इस चीज़ को। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल है, और शुद्ध अशुद्ध करने वाला आ गया, लो भैया करो। तो यहाँ पे पूछा गया कि शुद्ध कौन सा है, तो शुद्ध का कहने का अर्थ सर इसमें 3 तो अशुद्ध मिलेगा, एक ही गो शुद्ध मिलेगा। तो करते हैं भैया, देखिए आपका कलेजा में साहस नहीं है, आपको सुनने में सही नहीं लग रहा होगा, है ना, आपका कलेजा सर यहाँ पे ये तो नहीं हो सकता, तो मेरे भाई ये गलत भी है। वह पुस्तक को और किसी के हाथ ना दीजिए, सुनने में ये भी सर असहज टाइप का लग रहा है, तो मेरे भाई ये भी गलत है। उसने उनके गले में एक गेंदे की माला डाल दी, ओ माय गॉड, एक गेंद का भला माला हो सकता है क्या, है ना। तो यहाँ पे गेंदे का यूज किया गया, जब गेंदे का यूज किया गया है भाई तो एक क्यों लिख दिए मेरे भाई, है ना। तो फिर गेंदों होना चाहिए ना, गेंदे हैं तो फिर एक तो होना नहीं चाहिए पहले, तो सर वैसे भी ये गलत हो जा रहा है। एक गेंद का माला तो कभी हो ही नहीं सकता। एक फूल का माला कभी देखे हैं, नहीं देखे हैं ना। फूलों की माला भले होता है कि फूल कई सारे होते हैं, माला भले एक होता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि एक गेंद की माला, तो एक गेंद का माला तो होता ही नहीं है ना, उल्टा लिख दिया गया, तो ये पे सी भी गलत है। शुद्ध आपको पूछा गया तो बच गया आपका क्या, ऑप्शन डी ही बच गया है, तो यही हो जाएगा करेक्ट। देख लेते हैं एक बार पढ़ के क्या लिखा है कि जीवन में सच्चा मित्र विरला ही मिलता है। सर ये विरला क्या है, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो मेरे भाई विरला का मतलब होता है कि बहुत कम ही मिलता है, ठीक है। विरला का मतलब है नहीं, यहाँ पे देखिए बोला भी गया कि जीवन में सच्चा मित्र बहुत कम ही मिलता है। अगर ऐसे बोलते हैं तो समझ में आ जाता है आपको, है ना। तो यही अर्थ है इसका कि जीवन में सच्चा मित्र विरला ही मिलता है, यानी बहुत कम ही मिलता है। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तो ये सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। इसका सर अच्छा सही अर्थ क्या होगा, आपका कलेजा तो होना नहीं चाहिए, आपके कलेजे में, ठीक है। वह पुस्तक को, तो ये नहीं होगा, वह पुस्तक को और किसी के हाथ न देना, उस पुस्तक को किसी और के हाथ न दीजिए, इस प्रकार से वर्ड होना है, लाइन शुद्ध हो जाएगा। उसने उनके गले में एक गेंदे की माला डाली, ये भी गलत है। तो सही कैसे है सर, कि उसने उनके गले में गेंदों की एक माला डाल दी, ये होना चाहिए करेक्ट, ठीक है। तो बाकी ये सारे के सारे क्या है, अशुद्ध हैं। आपसे शुद्ध पूछा गया तो डी हो जाएगा करेक्ट। चलिएगा अगला सवाल, यहाँ पे पूछा गया है कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। छी सर क्या पूछ दिए, अरे मेरे भाई ये मुहावरा है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो मेरे भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सवाल है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि नाक का बाल होना क्या हो जाएगा। तो नफरत करना, तो जी नहीं। अधिक प्यारा होना, हाँ सर ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा, लेकिन एक बार अगला ऑप्शन भी ध्यान देना जरूरी है। मित्र से दुश्मनी, तो दुश्मनी वाली बात होगा नहीं। बाल गिरना, न सर, ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा आपका, कि नाक का बाल होना अत्यधिक प्यारा होना, अधिक प्यारा होना, है ना, सबसे न्यारा होना, जो भी कह लीजिए वो अच्छी वाली बात होती है, ठीक है। नाक का बाल होना मतलब अधिक प्यारा होना, अत्यंत प्यारा, ठीक। ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट यहाँ पे। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में आ गया सर ऑप्शन बी, हाँ सर तुरंत लगा दी, टाइम बहुत कम बचा है, तो मेरे भाई ऐसे में गलत हो जाएगा। ऑप्शन पे, सारे ऑप्शन पे एक बार नज़र मारना जरूरी होता है, और क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना वो भी काफ़ी जरूरी होता है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि पुरातन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। पुरातन का विलोम, तो पहले पुरातन का मतलब आप समझिएगा तभी ना उसका विलोम निकालिएगा मेरे भाई। तो पुरातन का मतलब होता है प्राचीन, या फिर पुरातन का मतलब होता है पुराना, है ना।
पुरातन का मतलब दोनों होता है। सर दोनों ऑप्शन में क्यों दिया है? तो मेरे भाई दोनों दिया है तो इससे आपको मतलब ही क्या है, आपसे यहाँ तो विलोम ना पूछा गया है कि पुरातन का विलोम बताइए। तो आपको यदि यहाँ पे सार्थक शब्द इसका यानी कि सीधा शब्द यदि सार्थक नहीं बोलेंगे, पुरातन का मतलब यदि यहाँ पे आपको इसका सीधा सीधा आपको इसका मतलब यदि पता हो तो आप वैसे भी आप इसका ऑप्शन छांट सकते हैं। तो है ना, दो ऑप्शन तो डायरेक्ट छटा गया क्योंकि यहाँ पे विलोम पूछा गया है। तो प्राचीन या पुराना तो होगा नहीं, क्या कि दोनों का अर्थ तो एक ही होता है, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है विलोम कि पुरातन का विलोम क्या है। तो जैसे ही पुराना आप यहाँ ध्यान में है तो सर इसका उल्टा तो फिर नवीन ही होगा, नवीन माने होता है नया, तो पुरातन का विलोम क्या हो जाएगा, नया हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में आपको दिख रहा होगा नया, है ना, नवीन या फिर नया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिएगा अगले सवाल पे बढ़ते हैं। पुरातन का विलोम क्या हो जाएगा, नवीन। अगले सवाल पे यहाँ पे पूछा कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया, तो सर सकर्मक क्रिया का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, कि देखिए क्या वाला जो बताए थे एक बार फिर से आपको बताते हैं कि यहाँ पे देखिए राम हंसता है, इसमें आप क्या वर्ड जोड़िए, क्या जोड़िएगा आप, एक वर्ड याद रखिएगा। सकर्मक अकर्मक जहाँ पे भी आए ना मेरे भाई, तो ये क्या वर्ड याद रखिएगा। तो यहाँ पे सर कैसे फिट करेंगे इसको, देखिए राम हंसता है, तो दिमाग लगाइए, यहाँ बीच में डालिए कि राम क्या हंसता है। सेंस बन रहा है, नहीं बन रहा है ना मेरे भाई, तो ये अकर्मक क्रिया है। अभी देखिएगा, फिर देखिए पक्षी उड़ता है, तो यहाँ पे डालिए फिर पक्षी उड़ता है, तो क्या होगा, पक्षी क्या उड़ता है। सेंस बन रहा है, नहीं बन रहा है सर, तो ये भी अकर्मक है। यहाँ पे पूछा गया सकर्मक क्रिया। फिर अगला देखिएगा राहुल सो रहा है, यहाँ पे लगाइए कि राहुल क्या सो रहा है। सर ये भी सेंस नहीं बन रहा है, ये बेमतलब वाली बातें हो रही है, तो ये भी अकर्मक क्रिया है। देखिए अब बनेगा सकर्मक ऑप्शन डी में, कैसे, अंजलि, ये पत्र भी हटा दो, चलो ये पत्र भी हटा दो, अपने मन से हटा दो, दिमाग लगाओ। अंजलि लिखती है, ठीक है, अंजलि लिखती है, तो आप बीच में क्या डालिएगा, क्या लिखती है, ये वर्ड आपको तो लगाना ही है ना कि अंजलि क्या लिखती है। हाँ, तो अंजलि भाई पत्र लिखती है, अंजलि बुक लिखती है ना, इस प्रकार से बन सकता है। तो ये पत्र रहे या ना रहे, अगर ये भी रहता ना कि अंजलि लिखती है तो अभी ये सकर्मक क्रिया था, है ना, क्योंकि यहाँ पे वाक्य बन रहा है कि अंजलि क्या लिखती है, इस प्रकार से वर्ड बन सकता है ना, लाइन बन सकता है ना, ये एक वाक्य शुद्ध वाक्य है। लेकिन पक्षी क्या उड़ता है, ये शुद्ध वाक्य है नहीं, ये अशुद्ध है। राम क्या हंसता है, तो भाई हंसना क्या ही है, हंसना तो एक अलग ही चीज़ है, क्या हंसता है तो शुद्ध हो नहीं रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं यदि पत्र हमको हटा भी दें तो फिर भी बन रहा है ठीक ठाक कि अंजलि क्या लिखती है, तो ये भी बन जाता है। लेकिन यहाँ पे पहले ही दे दिया गया कि अंजलि पत्र लिखती है, तो वह तो वैसे भी यहाँ पे सकर्मक हो जा रहा है। तो ऑप्शन आपका डी ही करेक्ट होगा। आप बस ये वर्ड याद रखिएगा क्या, ठीक, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिएगा अगले सवाल पे, यहाँ पे पूछा गया कि अमाउंट आउटस्टैंडिंग के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या है, ठीक है। तो सर ये तो वही वाला आ गया, इंग्लिश का हिंदी वाला, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमाउंट आउटस्टैंडिंग। तो मेरा भाई आपको नहीं पता है तो याद रखिएगा, इसका मतलब होता है बकाया राशि, ठीक है, ये याद रखिएगा। हम जितना इसको करा दे रहे हैं ना बस यही ठीक है, इतना ही याद रखिए, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है भी नहीं, इसी से पूछा जाएगा, इससे बाहर वैसे पूछता भी नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूछा गया कि अमाउंट आउटस्टैंडिंग के लिए सही परिभाषिक शब्द, तो हो जाता है बकाया राशि, ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि हम लोग दिल्ली घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे, ठीक है। पूछा गया कि किस वाक्य का उदाहरण है, दिमाग लगाइए, क्या बोला गया है कि हम लोग दिल्ली घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे। आपको जैसे ही ये और दिख गया ना तो आप दिमाग लगाइए कि एक वाक्य इधर दिया गया है और एक वाक्य इधर दिया गया है और बीच में और डाल दिया गया है। तो जहाँ पे और होता है इसका मतलब कि वाक्य को संयुक्त किया गया है, मिलाया गया है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट, संयुक्त वाक्य। और जहाँ पे देखिए ये ध्यान रखिएगा और, ठीक है, तो हम लोग दिल्ली घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे, तो हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। अच्छा सर मिश्र वाक्य कब होता है, सरल वाक्य तो समझ में आता है, सिंपल वाक्य है ना, कि जो कोई यानी कि है ना कर्ता से स्टार्ट होकर के है ना पूर्ण विराम पे खत्म होते सरल वाक्य बोलेंगे। लेकिन मिश्र वाक्य किसको बोलेंगे, तो भाई मिश्र वाक्य यानी कि कोई एक वाक्य यहाँ पे शुरुआत में प्रधान वाक्य दे देता है, उसके बाद उससे रिलेटेड कई सारे वाक्य जोड़ दिए गए होते हैं। जैसे कि राम पटना गया, ठीक है, राम क्या बोलिएगा कि राम पटना गया, ठीक है। अब इसके बारे में अलग से आप जोड़ सकते हैं कि जहाँ राम पटना गया जहाँ उन्होंने क्रिकेट खेला, ठीक, जहाँ उन्होंने क्रिकेट खेला उसके बाद उन्होंने भोजन किया। तो देख रहे हैं कि मेन लाइन तो फिर यही हो गया ना कि राम पहले गया कहाँ था भैया, तो पटना, तो है ना, ये हो गया प्रधान वाक्य। उसके बाद जहाँ तहाँ क्यों, है ना, इस प्रकार का जहाँ पे अगले वर्ड को जोड़ जोड़ के उसमें सम्मिलित करते जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये तो नहीं पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि राम दिल्ली घूमने गए और, तो सर और यहाँ पे दिख रहा है, तो हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य, ऑप्शन आपका सी करेक्ट। चलिएगा अगले सवाल पे, यहाँ पे पूछा गया है कि महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, किसका भैया, तो महोजस्वी।
तो सर इसका हो जाएगा राइट आंसर, देखिए सुनने में भी वैसे भी लग रहा होगा कि महा जोड़ ओजस्वी महोजस्वी। कैसे, देखिए तो यहाँ पे देखिए क्या है सर, आ है, महा आ, यहाँ पे आ आया है और प्लस वर्णों का मेल होता है यहाँ पे, और ओ आया है ओ, तो यहाँ पे ओ मिलाएंगे तो आ प्लस ओ मिलके औ हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है मेरे भाई, औ हो जाता है ऐसे। तो क्या हो जाएगा, महो। ठीक है, ये दो वाला आ जाएगा तो महो हो जाता है, महोजस्वी है ना, महा जोड़ ओजस्वी महोजस्वी। तो वही पूछा गया संधि विच्छेद, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट, याद रखिएगा। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके लिखिएगा मेरे भाई, और पिछला वीडियो नहीं देखे तो चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं अब कल की वीडियो में। चैनल को जो सब्सक्राइब करते हैं उसका नोटिफिकेशन जो बेल आता है ना उसको ऑल पे सेट कीजिए, तो आपको अगला जो वीडियो डालेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको पास पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। जय हिंद।